मौलवी साहब निकाह शुरू करें। अपनी बाई की आवाज़ पर महरीन ने आंसू भरी आंखों से इसे देखा, जो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी बहन को अपने बॉस के हाथों बेच रहा था, जो कि एक बच्चे का बाप भी था। महरीन इसे अपना नसीब समझती चुपचाप निकाहनामे पर साइन करके गाड़ी में जा बैठी, जो कि एक बहुत बड़े मेंशन के सामने जाकर रुकी थी। अपने शौहर की औलाद को सीने से लगाए वो कब सोई, इसे पता ही न चला। जब बाहर शराजी थक हार कर कमरे में लौटा तो अपनी लाडली औलाद को दुल्हन की बाहों में पुरसकून सोता देख लब मुस्कुरा उठे थे। और चची, मैंने कुछ नहीं किया, महरीन ने रोते हुए कहा था, जबकि नदारत बेगम ने इसकी एक न सुनी और इसके बालों को सख्ती से पकड़ती हुई वो इसे घसीटती हुई इसके कमरे तक लाई थी। सही कहते हैं सब, तू है ही मनहूस, पैदा होते ही माँ को खा गई और फिर बाप को भी खा गई, और अब मेरी और मेरे बेटी की जिंदगी को निगलने पर तुली हुई है। नाबाग कहीं की, इसे फेंकने के अंदाज से छोड़ती हुई वो गुस्से से गोया हुई थी। चची, इसने सिसकते हुए इन्हें पुकारा था। महरीन ने हमेशा ही इन्हें अपनी माँ की जगह देखा और समझा था, मगर नदारत बेगम के लिए हमेशा से ही इनकी ज़िंदगी का अजाब बनी रही। मत कहो बीबी मुझे चची, अल्लाह मुझे तुम्हारी मनहूसियत से अपनी पनाह में रखे। पता नहीं किन गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है मुझे और मेरी बेटियों को। तुम अपनी माँ के साथ क्यों मर नहीं गई? वो मुसलसल गुस्से से बोलती हुई इसके पास आई थी। ऐसे तो मत कहे चची, इसने तड़प कर कहा था। सच कह रही हूँ, अगर तुम इसी दिन ही मर जाती तो आज मेरे सर पर मुसल्लत ना होती तुम, और ना आज मेरी फिजा को यूं फिर तुम्हारी वजह से रद्द किया जाता। तुम हमारी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती महरीन? महरीन ने डबडबाई आंखों से इन्हें देखा था। इतने में फारस की आवाज़ पर चची ने मुड़कर इसे देखा, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ अपनी बहन पर ढोते जुल्म को देखकर मुठ्ठियां बींच कर रह गया। आप फिक्र न करें, बहुत जल्द चली जाएगी चची। महरीन ने बेयकीनी से फारस को देखा, जो आज तक इस पर होने वाले हर जुल्म पर खामोश रहता आया था। आज भी वो अगर बोला था इसके अलावा इस पर। महरीन ने करब से आंखें बंद की। क्या मतलब? नदारत चची उठकर इसके पास आकर रुकी। मैंने महरीन का इंतजाम कर लिया है, कल से इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बल्कि निकाह के लिए आ रहे हैं, फारस ने कहते हुए महरीन को दुख से देखा था, जिसकी आंखों में न जाने कितने ही सवाल थे फारिस के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? लड़का कौन है, कहाँ से है? अब भी नदारा बेगम के हाथ बड़े जहन में कितने सवाल उठे थे। शादीशुदा था, एक बेटी का बाप है, बीवी मर चुकी है, इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। फारस की कहने की देर थी कि नदारत के सीने में ठंड ठंड पड़ी। शायद शादीशुदा, एक बेटी का बाप, महरीन ने ससकते हुए लहजे में दोहराया था। तुम्हें कहाँ से मिला था इतना मुनासिब रिश्ता? इनके मुनासिब रिश्ता कहने पर फारस ने तनफ्फर से गर्दन झटकी थी। रिश्ता कह लें या मेरी मजबूरी चची, जिनसे महरीन की शादी होगी इनसे मैंने बाहरी रकम उधार ली थी, और मेरे पास इतने लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने महरीन की इनसे शादी करने का फैसला कर लिया। आप चाचू को भी बता दीजिए। फारस ने महरीन से नजरें मिलाकर कहा था, जिस पर नदारत के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। मैं ऐसे किसी भी शख्स से शादी नहीं करने वाली। महरीन ने अपने हक में आवाज़ उठानी चाहिए। बदतमीजी लड़की, बाई के फैसले का तो लिहाज कर ले। नदारा चची ने गुस्से से भड़क कर कहा, जिस पर फारस ने लब दबाए थे। आप जाएं चची, तैयारी करें, कल की मैं महरीन से बहुत बात कर लूँगा। फारस के कहने पर नदारा चची गर्दन झटकती हुई वहाँ से चली गई। वहाँ फारस ने दरवाजे को लॉक किया और महरीन के बराबर में आकर बैठ गया। ऐसे बाबा का वादा निभा रहे हैं। अब आई मेरी शादी एक बेटी के बाप से करवा कर। महरीन ने नम आंखों से इसे देखा, जो दोनों हाथ को आपस में उलझाए हुए था। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी से हो, मगर मैं मजबूर हूँ महरीन। 2 दिन बाद मेरी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट है, मेरी प्रमोशन हो गई है महरीन, और मुझे अब ये मुल्क छोड़कर जाना होगा, और चची के साथ मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। फारस ने बड़े तहम्मुल से इसे बताया था, जिस पर महरीन ने ताज्जुब से इसे देखा था। फिर मुझे अपने साथ ले चलें भाई, इसने बड़ी आवाज़ में कहा था। इतना सरमाया नहीं है मेरे पास महरीन। अब अहल सर ने मेरी मदद की है, और रही बात मैं तुम्हारी शादी की, किसी भी अरे गहरे से इंसान से नहीं कर रहा, बल्कि अपने वो अहल शराजी से करने जा रहा हूँ, जिनके साथ तुम्हारी दुनिया की तमाम खुशियाँ मिलेगी और वो हर सुख मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। महरीन ने नम आंखों से इसे देखा। अहल सर बहुत अच्छे महरीन, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे वो, फारिस ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। लाजमी तो नहीं है ना भाई कि वो मुझे खुश रखेंगे, या मैं इनके साथ खुश रहूँगी? क्या पता मैं इनके लिए बहुत मनहूस साबित हो जाऊँ। महरीन ने नम आंखों से इसे देखा था। ये चची की जहानियत है महरीन। माँ की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की थी इन्हें बचाने की, मगर शायद किस्मत में इनका साथ हमारे साथ इतना ही था। और रही बात बाबा की, तो हर एक को दुनिया से जाना होता है। बाबा भी चले एक दिन, हमें भी चले जाना है। महरीन ने अपने भाई के कंधे पर सर रखा था। वो थक गई थी चची और इसके बेटियों के जुल्म से। आहल सर की बेटी की माँ को मोहब्बत देना महरीन, इसे कभी भी माँ की कमी का एहसास ना होने देना, जैसे हम दोनों माँ की मोहब्बत से महरूम रहे हैं। इसे महरूमी का हिस्सा मत बनने देना। आहल सर अपनी बेटी के लिए शादी कर रही हैं, इन्हें बीवी से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए, और मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि तुम इनकी बेटी की माँ का प्यार दोगी महरीन। इसे कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने देना, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना महरीन। इसके सर पर हाथ रखता हुआ फारस नम आंखों से इसे देखता हुआ लब दबा गया और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि महरीन कितने ही पहर फारस के किए गए फैसले को सोचती रह गई।
اس نے اور فارس نے پوری زندگی محرومی میں گزاری۔ نسیم بیگم مہرین کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ کم نہیں مہرین کو منحوس کہنے کی۔ ندارت چاچی کے پاس اپنی محبوب بیوی کی جدائی کا صدمہ جابر صاحب کے لیے بہت بڑا تھا۔ ان کے وفات کے بعد جابر صاحب بیمار رہنے لگے، مگر اپنی دونوں اولاد کی تربیت اور پرورش میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور ان کے بھائی اسحاق ملک اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو لے کے ان کے پاس ہی شفٹ ہو گئے تھے تاکہ ندارت بیگم ان دونوں بچوں کی ماں کی محبت دے سکے۔ بیگم نے ایک دن بھی ان کے ساتھ پیار و شفقت سے پیش نہیں آئی تھی۔ آہستہ آہستہ اسحاق ملک نے جبار صاحب کے کاروبار پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سارے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ایک رات اچانک جبار صاحب کی طبیعت خراب ہوئی۔ انہوں نے تنہائی میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ فارس جو اس وقت صرف 8 برس کا تھا، وہ لوگوں کے چالاکیوں مکاریوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، مگر جبار صاحب اپنے بھائی کی مکاریوں کو کافی حد تک سمجھ گئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے وقت رہتے اپنے وکیل سے بات کی تھی اور اسحاق اور ندارت کے گھر سے جاتے ہی اپنی وصیت لکھوائی تھی، جس سے وہ دونوں میاں بیوی ناواقف رہے تھے۔ میرے جانے کے بعد تم ہی مہرین کے سب کچھ بنو گے فارس، اپنی بہن کے اور بابا بھی تم ہی بنو، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور یہ سب جو میں نے بنایا ہے یہ سب تمہارا اور مہرین کا ہے۔ یہ فائل ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ تمہیں 25 سال کے ہوتے ہی یہ ساری جائیداد تمہارے اور مہرین کا نام ہو جائے گی، اور یہ گھر تمہارا اور مہرین کا ہے۔ فارس، یہ بات صرف تم جانتے ہو، چچا اور چچی کو کبھی مت بتانا، اور یہ فائل کبھی بھی ان کے ہاتھ مت لگنے دینا، سمجھے تم؟ سیاہ رنگ کی فائل کو دیکھتا ہوا فارس نہ سمجھی سے اپنے بابا کو دیکھنے لگا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا، میں مہرین کا خود سے زیادہ خیال رکھوں گا، اور دیکھیے گا آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے فارس نے مسکرا کر کہا، اور جابر صاحب کے کہے مطابق فارس نے وہ فائل اپنی ماما کے کپڑوں کے اندر چھپا کر رکھ دی اور ساتھ ہی اسے لاک کر دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ندارت چاچی نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ماما کی یاد آ رہی تھی چچی، اس لیے ان کے شبو سونگھنے آیا تھا یہاں، اس نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ چچی، کیا آپ یہ صندوق میرے کمرے میں رکھوا سکتی ہیں تاکہ مجھے روز یہاں نہ آنا پڑے؟ فارس نے اپنے بابا کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے التجا کی تھی کہ ندارت بیگم ناک سکڑے اسے دیکھا اور ملازمین سے کہہ کر وہ صندوق فارس کے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ جبار صاحب کی وصیت کو چند دن گزرے تھے اور وہ ایک دن خاموشی سے ابیدی نیند سو گئے۔ بس جبار صاحب کی مٹی میں جانے کی دیر تھی کہ ندارت بیگم نے اپنے ظلم کے سر ان بچوں پر ڈالنے شروع کر دیے۔ فارس کو تو پھر بھی تھوڑا سا سکون مل جایا کرتا تھا، وہ لڑکا تھا، گھر سے باہر چلا جاتا تھا، مگر مہرین پر ندارت سارا دن ہی ظلم کے پہاڑ توڑتی نہیں تھکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں فارس اپنے 25 سال ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وہیں مہرین 19 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ ندارت چاچی کی دونوں بیٹیاں اس سے بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے کم شکل تھی، جس کی وجہ سے ندارت چاچی کو زیادہ ناگواری گزرتی تھی۔ حال ہی میں ان کی بڑی بیٹی فضا کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے تھے، اور ہر بار کی طرح انہیں فضا کی بجائے مہرین پسند آئی تھی، اور بس ان کا قہر اس پر برسا تھا۔ یہ تو خدا کی قدرت سے فارس آج پورے 2 ماہ بعد حیدرآباد سے کراچی آیا تھا، اور آتے ہی اس نے مہرین کی شادی کی بات کر کے ندارت چاچی کے اندر سکون انڈیل دیا تھا۔ بابا کی جان آئرہ، 1 سالہ آئرہ کو گود میں لیا حل شرازی نے پیار سے کہا تھا، جس پر وہ روتی ہوئی چپ ہوئی تھی۔ اپنے بابا کی گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر کی تو بات تھی میری جان، اب چلے، آپ کے ماما لا رہے ہیں۔ آپ کے بابا اسے گود میں اٹھائے اہل سر نے افسردگی سے کہا، اور اسے بیبی کاٹ میں ڈالتے ہوئے اس کے ہمارے لیے آگے بڑھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا مائرہ ہمارے ساتھ اتنا مختصر ہوگا، مگر میں ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا۔ تم ایک بہت اچھی بیوی تھی، شاید ہی کوئی میری بیوی کی حیثیت حاصل کر سکے مائرہ، مگر آج میں تمہیں تمہاری یعنی ہماری بیٹی کے لیے ماں لینے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ وہ آئرہ کو ماں کی طرح پیر و شفقت دے۔ مائرہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی دیوار پر نصب فوٹو کے سامنے کھڑا ہوا اسے گویا ہوا تھا۔ مائرہ اس کی بیوی تھی جو آئرہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی کینسر جیسی بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ مائرہ کی ڈیتھ کے بعد اہل نے آئرہ کے کتنے ٹیسٹ کروائے تھے، جن کے نیگیٹو آنے پر اہل پر سکون ہوا تھا۔ اہل، چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ دادو نے آہستگی سے اسے پکارا تھا، جس پر اہل نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ دادو، کیا میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ اس نے شانے جھکاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تم جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فارس خود بھی چاہتا تھا اپنی بہن کی شادی کروانا۔ پھر تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو اہل؟ خود کو پریشان کر رہے ہو تم اب، اور فارس تمہاری جگہ کسی اور سے بھی شادی کروا ہی دیتا نا اپنی بہن کی، اور ویسے بھی بن ماں کی بچی ہے مہرین، ہماری آئرہ کو ماں جیسی محبت دے گی، اور دیکھنا تمہارا یہ فیصلہ آئرہ اور تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ انہوں نے اہل کو کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا، جس پر وہ ان کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکلا تھا، جہاں آئرہ اپنی نانی کے ساتھ کھیلتی ہوئی اسے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ چلو چلیں آئرہ، آپ کی ماما کو لینے۔ آئرہ کو گود میں لیے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے پیچھے دادو اور ملازمین بھی نکلے تھے۔ اہل شرازی اپنے نام اور اپنے کام کا پکا انسان، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود بھی تاعمر ان کی شفقت محبت سے محروم رہا۔ زندگی کے 5 سال اس نے اپنے ماں باپ کی محبت
में गुजारे थे, और एक दिन अचानक कार हादसे में वो दोनों इसे हालदा बीबी के हवाले किए दुनिया से कूच कर गए। वही दादो ने इसे अपनी तमाम तवज्जो और मोहब्बत के साथ इसकी परवरिश की। पहले पहल तो आहल अक्सर ही रातों को बेचैन रहता और दादो के सीने पर सर रखकर ही इसे नींद आती थी। वक्त का नाम होता था गुजरना, और वो गुजर गया था। वक्त के साथ हंसने खेलने वाला आहल एक संजीदा शख्स में बदल गया था, और वो आहल जो बात बात पर अपनी मम्मा से जिद करता था, वो समझदार और खामोश तबीयत का मालिक बन गया था। अपने काम से काम रखने वाला आहल ऑस्ट्रेलिया में मायरा से मिला था, जो 3 माह की हमला थी। इससे मिलने के बाद वो इसकी कहानी सुनकर हैरान हुआ था। मायरा को इसकी मोहब्बत में धोखा मिला था, और वो एक ऐसा शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बिन निकाह के अपने आप इसके हवाले कर गई थी, और इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और आज वो शख्स इसे पहचानने तक से इनकारी कर रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे आहल? मायरा ने नम आंखों से इसे देखा था। मायरा, हम अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे वो कहता हुआ रुका। क्या तुम भी औरों की तरह ट्रीट करोगे मुझे? मैं जानती हूँ मैंने गुनाह किया है, मगर मैं इस गुनाह की सज़ा अपनी औलाद को नहीं देना चाहती। प्लीज़, मैं तुमसे हमारे रिश्ते के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी औलाद के लिए तुम्हारा नाम चाहती हूँ। प्लीज़ इनकार मत करो। मायरा ने नम आंखों से इल्तिजा की थी, जिसका रोना मान गया था। इसने मायरा के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शादी के 7 माह बाद मायरा को बेटी हुई थी, जिसका नाम इसने अपने और अहल के नाम के साथ जोड़कर रखा था। इस 7 माह के अरसे में मायरा आहल से मोहब्बत करने लगी थी, जबकि आहल के लिए वो आज भी वही मायरा थी जो इसकी सिर्फ अच्छी दोस्त थी। इससे ज़्यादा इसने कभी मायरा के साथ रिश्ता बनाया ही नहीं था। हाँ, आयरा से इसकी अटैचमेंट बिल्कुल सगे बाप वाली थी। इसने महज आयरा को अपना नाम ही नहीं बल्कि इसे दिल से अपनाया था। इन दोनों को एक साथ देखती हुई मायरा अक्सर रो दिया करती थी। जब इसे अपनी बीमारी का पता चला, इस वक्त वो ज़िंदगी जीने की हवा नहीं थी, मगर अब वो जीना चाहती थी अपनी बेटी और अहल के साथ। काश वो साइम के साथ मरासम ना बढ़ाती, तो आज अहल की नज़र में इसका मुकाम कुछ और होता। और ये भी सच था कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया ना आई होती तो अहल से इसकी मुलाकात कैसे होती। मेरे मरने के बाद तू मेरी औलाद की परवरिश करना, इसे मेरी कमी का एहसास मत होने देना। यूं ही एक रात अचानक मायरा की तबीयत खराब हुई थी, और इसे अस्पताल लेकर जाने पर अहल पर इसके कैंसर जैसी बीमारी का इंकशाफ हुआ। वो चाह कर भी इसे नहीं बचा पाया था। अब वो इसे समझा था क्यों मायरा ने इसे शादी पर इस कदर जोर दिया था। आयरा की पैदाइश के 3 माह बाद ही मायरा खामोशी से दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी। आ जाएं सर, फारिस के हमरा थे। अहल शराजी को देखकर नदारा चाची समेत इनकी दोनों बेटियां हकदक रह गईं। इतना हुबरू नौजवान महरीन से शादी करने के लिए आया था। वो कोई 1.5 उम्र का शादीशुदा शख्स समझी हुई थी, मगर यहाँ तो सब इनकी सोच के बरक्स था। ना तो वो शख्स 1.5 उम्र था, और ना ही कोई राह चलता शख्स। अम्मा, यह तो बहुत खूबसूरत है। फिजा ने रश्क के मारे नदारा चाची के कान में सरगोशी की। मैं भी यही सोच रही हूँ। इनकी बात पर इसहाक साहब ने इन्हें घूरा था और चुप रहने का इशारा दिया था। अहल के साथ आई हुई दादों और मुलाजमीन को बढ़ाती हुई नदारत चाची ने फ़िज़ा और रिदा को महरीन को लेने भेजा था। कुछ ही देर में इन दोनों के हमरा महरीन आई थी, जो नफीस से सुरह रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस थी। इसे आते देख दादो मुस्कुराती हुई इसके पास आई थी, और मुलाजमा को इशारा करती हुई इसके सर पर बारी का कामदार दुपट्टा ओढ़ती हुई मुस्कुराई थी। आहल शराजी की हम सफ़र बनने जा रही हो, थोड़ी तो शान शान बननी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा था और इसे आहल के बराबर में बिठा दिया था। वहीं आहल ने गहरा सांस अपने अंदर उतारा। वो पहले भी एक निकाह कर चुका था, मगर आज अजीब ही बेचैनी ने इसे घेरा हुआ था। कुछ देर में महरीन इसकी ज़वाजीत में आई थी। थोड़ी देर दुआ सलाम और बात के बाद आहल ने इजाज़त चाही थी और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। अपने भाई की आवाज़ पर महरीन ने आंसू भरी आंखों से इसे देखा, जो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी बहन को अपने बॉस के हाथों बेच रहा था, जो कि एक बच्चे का बाप भी था। महरीन ने इसे अपना नसीब समझती चुपचाप निकाहनामे पर साइन किए थे। भाई, महरीन ने नम आंखों से फारिस को देखा था। परेशान नहीं होना महरीन, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और सारे हिसाब बेबाक करूँगा, और हो सके तो अपने भाई को माफ़ कर देना। मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले करके नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हारे लिए इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला किया मैंने, मगर यकीन मानो तुम बहुत खुश रहोगी वहाँ। फारस के गले लगी हुई वो रो दी थी। काफ़ी देर वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ लगे हुए देख आहल ने दोनों बाजू सीने पर बांधे इन्हें देखा, और आयरा को महरीन की गोद में देने का इशारा करते हुए अब तक महरीन को देखने से कासे रहा था। मैम, बेबी को ले ले। महरीन ने नम आंखों से फारस को देखा था। अपना और मेरी बाजी का बहुत ख्याल रखना है। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और अपना सब कुछ इनसे छीन लूँ। आयरा को महरीन की गोद में देते हुए फारस ने मुस्कुराकर कहा। वही आयरा महरीन की गोद में आकर मुस्कुराई थी। आयरा अपनी गोद में लिए महरीन हालदा बेगम के हमरा हुई थी। वही नदारत चाची और इसहाक साहब ने सरसरी से अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा था, जबकि फ़िज़ा और रिदा इसे मिलने के लिए आगे बढ़ी थी कि फारिस इनकी राह में हायल हुआ था। मेरी बहन अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही है, तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए इस पर, इसने सख्त गैर लहजे में कहा था, और वो वही दोनों पीछे हो गई थी। हम कौन सा मरे जा रहे हैं इससे मिलने के लिए, फ़िज़ा ने तड़क कर कहा। बहुत जल्द तुम्हारा ये अंदाज डलने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। फारिस ने सख्त गैर
सख्त गैर लहजे में कहा और महरीन को रसद करने के लिए आगे बढ़ा था। डर गए हम तो, जैसे ही इससे अच्छा ही हुआ दोनों बहन भाई हमारी ज़िंदगी से जा रहे हैं। रिदा ने तनफ़्फ़ुर से गर्दन झटकी थी। आयरा को गोद में लिए वो खामोशी से फारस को नम आंखों से देखती हुई गाड़ी में जा बैठी थी, जो एक बहुत बड़े मेंशन के सामने जाके रुकी थी। अपने शौहर की औलाद को सीने से लगाए वो कब सोई से पता ही नहीं चला। जब अहल शराजी थक हार कर कमरे में लौटा तो अपनी लाडली औलाद को दुल्हन के बाहों में पुरसुकून सोता देखकर इसके लब मुस्कुरा उठे और इसके पास आकर रुका था। करीब से देखने पर वो इसे देखता ही रह गया था। वो वही लड़की थी जिसे देखने के बाद अहल शराजी ने तमाम उम्र इसे देखने की ख्वाहिश की थी, और आज वो इसे इसकी बीवी के रूप में इसके कमरे में मौजूद थी। बेयकीनन सा होता हुआ आहल बालकोनी में आया, जहाँ से आते ही इसने वापस से महरीन को देखा था, जो आयरा को सीने से लगाए हुए सुकून से सो रही थी। अपने नाम की तरह ही बहुत प्यारी हो तुम। आयरा को अपनी गोद में सुकून से सोते हुए देखकर महरीन ने गहरी सांस खर्च की थी। उठ गई तुम? आहल की आवाज़ पर महरीन ने इसे नासमझी से इसे देखा था, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे इसे बड़ी फुर्सत से देखने में महू था। पहचाना मुझे? आहल ने मुस्कुराकर पूछा। आप? महरीन ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा। हाँ मैं जानती हो तुम्हें अपना देखकर मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। वो कहता हुआ हंस दिया। वाकई कभी कभी किस्मत हम जैसों पर भी मेहरबान हो जाती है। वो कहता हुआ अपनी और महरीन की पहली मुलाकात को याद करता हुआ मुस्कुराया था। तुम परेशान मत हो, सफदर मिल गई है मुझे, इंशा मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है। आहल ने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया था। सफदर जो इसका बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी था। इंशा इसकी बहन थी, जो एक लड़के से मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सबसे छुप छुप कर इसे मिलने आई थी। वही आहल और सफदर दोनों ही इसकी तलाश में निकले हुए थे। 3 घंटे बाद कहीं जाकर आहल अपनी तलाश में कामयाब हुआ था। इंशा बिल्कुल इसके सामने खड़ी हुई थी। सफदर को वहाँ की लोकेशन सेंड करके आहल इंशा के पास आया था। यहाँ क्या करने आई हो तुम इंशा? जब मना किया गया था कि तुम घर से बाहर कदम ही नहीं रखोगी, तो क्या करने आई हो यहाँ? गुस्से की ज्यादती के बाद आहल की आवाज़ ऊंची हुई थी। ये एक शॉपिंग मॉल का मंजर था, जहाँ वो आसपास से गुजरते हुए लोगों को फरामोश किए बस खा जाने वाली नज़रों से अपने सामने खड़ी नाजुक सफ लड़की को देख रहा था, जो नम आंखों में वहशत लिए सामने खड़े शख्स को देख रही थी। वो मैं बिल्कुल खामोश, एक लफ्ज़ नहीं सुनने वाला, आहल ने सख्त गैर लहजे में कहते हुए इसे चुप करवाया था। इंशा ने भी खामोशी में आफियत जानती थी आहल सफदर से गुस्से में कई गुना ज़्यादा था। वह हाँ इसके गुस्से की नज़र नहीं होना चाहती थी। वो सुने पीछे से आती मासूम आवाज़ पर ना चाहते हुए भी मुड़ा था। ये आपकी क्या लगती है? खुद को घूरते इस शख्स से इसे डर के साथ कोई कोफ्त हुई, मगर डर को एक ही पल में हवा में उड़ाती हुई हमेशा की तरह आज भी दूसरों के मामलात को अपना समझती हुई बीच में कूदी थी। बहन है मेरी, आपको कोई प्रॉब्लम है? दांतों को दबाता हुआ वो ज़बत से बोला था। ये और बात ही के मुकाबल खड़ी दो शाहज़ा के सामने ज़बत रखना एक मुश्किल अमर था, और ये शॉपिंग मॉल है, आपका घर नहीं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। दूसरी बात, बाई हैं तो बाई बने, जलाद कसाई ना बने। बाई इज़्ज़त का रखवाला होता है, ना कि सारे बाजार इज़्ज़त नीलाम करने वाला। पहले ही अपनी बहन को इज़्ज़त देना सीखें। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो घर पर हैंडल करें, ना कि पब्लिक प्लेस में। बराए मेहरबानी यहाँ तमाशा करें और ना ही अपना तमाशा बनवाएं, शुक्रिया। बिना ब्रेक के बोलती ही आहल जमान शराजी के ज़ब्त का इम्तहान ले गई थी, और अपनी बात कह कर वो जाने के लिए मुड़ी थी कि पीछे से अपनी नाजुक कलाई पर मजबूत गिरफ्त महसूस करती हुई घबराई थी। कहाँ जा रही हैं मोहतरमा? मुझे इज़्ज़त शर्म तमीज़ का लेक्चर देकर आप? एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ इसके बराबर में खड़ा हुआ था। वो खोए हुए अंदाज में बोल रहा था। हाथ छोड़े मेरा। मुकाबिल की मजबूत गिरफ्त की वजह से वो दूर से मनमनाई थी। हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं जाता। मुकाबल अपने जताते हुए अंदाज के साथ इसे बहुत कुछ बावर करवाने का इरादा रखता था। बकवास बंद करो अपनी और हाथ छोड़ो मेरा। अब की बार मुकाबिल के अंदाज से वह लरज उठी थी। क्यों इतनी जल्द खौफजदा हो गई आप? है ये मेरी बहन नहीं है, और इस पर यूं गुस्सा करने की बहुत ठोस वजह है मेरे पास। महरीन नासमझी से इसे देखा तो वहीं इंशा के पास सफ्तर आकर रुका था। बहुत शुक्रिया हल तुम्हारा, अगर आज तक वक्त पर इसे ना देखते तो ये हमारी इज्जत को नीलाम करके इस फ्रॉड शख्स के साथ चली जाती। तेरा बहुत शुक्रिया यार। इंशा का हाथ पकड़े सफदर वहाँ से गया था, जबकि अहल ने अब तक महरीन की कलाई नहीं छोड़ी थी। पता चल गया क्यों इसे ऐसे मुहतब हुआ था मैं इसके साथ, इसलिए सियाने कहते हैं बोलने से पहले तहकीक कर लें, कहीं आप गलत जगह पर गलत लेक्चर तो नहीं देने लग गए हैं। इसके कान में सरगोशी करता हुआ वो अपने दिल फरेब मुस्कुराहट इसके साकत वजूद की तरफ उछालता हुआ इस परी पैकर के मासूम चेहरे को अपने दिल और जहन में हिफ्स करता हुआ वो गहरा मुस्कुराया था। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं सब का, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा। महरीन अपनी हस्बे आदत फ़ौरन से माफ़ी मांगी थी। खैर छोड़े इन सब को, अब मामला सेट हो गया है, मुझे भी जाने दें।
مہری نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسکرا کر اسے یاد کر گیا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ سے دوبارہ ملاقات کا انتظار رہے گا مجھے، مسکرا کر کہتا ہوا وہ اسے حیران چھوڑ مال سے نکلا تھا، جبکہ مہرین کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر خود کو کوستی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ حال میں جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، مجھے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی ہمارے ساتھ پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ آہل نے بویں سکڑ کر بیڈ پر بیٹھی مہرین کو دیکھ کر بولا، ساتھ ہی آئرہ کو اس کی گود میں سوتے ہوئے دیکھ اس کے لب مسکرائے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مہرین واقعی اس کی بات کا مطلب احاطہ نہیں کر پائی تھی، اس لیے آہل سے پوچھنے لگی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ مطلب سمجھنے کے لیے تو ابھی پوری رات پڑی ہے، اور ویسے بھی عمر بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ دیا ہے میں نے تمہارے بھائی کو۔ آہل قدرے سنجیدگی سے بولا، اس کی نظر مہرین کی گود میں سوئی ہوئی آئرہ پر مرکوز تھی تو اسے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ جانتی ہو بیٹیوں کو رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ مہرین کی سوالیہ نظروں پر پھیکا سا مسکرایا، کیونکہ ان کے گھر آنے سے گھر میں رونق ہو جاتی ہے، اور آئرہ سے میرے گھر میں ہی نہیں بلکہ میری زندگی میں بھی رونق امڑ آئی ہے۔ یہ میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہے مہرین۔ آہل نے مسکرا کر سوتی ہوئی آئرہ کو اپنی گود میں اٹھایا، وہ بھرپور محبت اپنی نظروں میں سمائے آئرہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مہرین کی نظریں پہلے سوئی ہوئی معصوم سی آئرہ پر ٹھہری تھی، پھر اس شخص کے چہرے پر گئی جو اس کے بابا کے بعد اس کی زندگی کا ایسا پہلا انسان تھا جو بیٹی کو رحمت کہہ رہا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنی بیٹی سے؟ مہرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاید دنیا میں سب سے زیادہ، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر مہرین اپنی فراک سمیٹتی ہوئی بیڈ سے اتری تھی۔ تم بیٹھی رہو۔ آہل نے بویں سکڑ اسے دیکھا تھا جو پہلے ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ مہرین نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ دیا تھا۔ آئرہ کی ماما یعنی آپ کی بیوی کو کیا ہوا تھا؟ مہرین نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ آئرہ کی ماما کو کینسر تھا، اس نے قدرے آہستگی سے کہا۔ آئرہ زیادہ چھوٹی تھی کیا تب؟ آہل اس کے سوال پر مہم سا مسکرایا، 3 ماہ کی تھی۔ چلو اسے ماں کی گود تو نصیب ہوئی، ورنہ کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ماں کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوتی اور پھر ساری زندگی ماں کی محبت کو ترستے ہیں، مگر میں آئرہ کو یہ سب فیس نہیں کرنے دوں گی۔ لائیں اسے مجھے دیں، اس کی ماما آ گئی ہیں اس سے سب سے زیادہ محبت اور توجہ دینے کے لیے۔ تمہاری ماما؟ وہ پوچھتا ہوا رکا۔ میرے پیدا ہونے پر ہی وہ انتقال کر گئی تھی، اس لیے بن ماں کے بچی ہونے کے تکلیف کو میں بخوبی محسوس کر سکتی ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ اور آہل سے لیتی ہوئی وہ آئرہ کو بیبی کارٹ میں سلاتی ہوئی وہ اس کا کمفرٹ لینے کے لیے واپس بیڈ کی سمت بڑھی، جس پر آہل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کمرے میں صرف آئرہ کی ماما آئی ہیں یا میری شریک حیات بھی ساتھ آئی ہیں؟ اہل کے سوال پر مہرین نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ شریک حیات؟ اس نے لب دبائے بمشکل پوچھا تھا۔ جی شریک حیات۔ میں نے آج خود تک کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا مہرین، جتنا آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، کچھ بن مانگے دعاؤں کے طرح ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا روم روم مہک اٹھتا ہے۔ کب سوچا تھا میں نے کبھی تم میری شریک حیات بنو گی؟ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ فارس کا یوں میرے آفس میں کام کرنا، مجھ سے ایڈوانس پیمنٹ لینا اور پھر بدلے میں تمہاری شادی مجھ سے کروانا، سب ایک خواب جیسا ہے میرے لیے اب تک، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تم اتنی خاموش طبیعت نہیں ہو۔ اہل سے ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہ اپنا سر جھٹکتی بیبی کارٹ کی طرف بڑھی ہوئی آئرہ کو کمفرٹ اوڑھنے لگی تھی، تبھی اہل نے مہرین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہی ہو آئرہ؟ ابھی سوئی ہوئی ہے، جاگ جائے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹی سے ہٹ کر اپنے شوہر پر بھی توجہ دینا تمہارا فرض بنتا ہے۔ آہل نے بولتے ہوئے مہرین کو اپنے حصار میں لینا چاہا تھا، لیکن وہ آہل کی اچانک اس حرکت پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے اس کی پیٹھ جاگ لگی۔ مہرین کے یوں ایک دم پیچھے ہٹنے پر آہل نے اپنی شرٹ کے کالر کی طرف منہ کر کے گہرا سانس لیا، جہاں سے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی، پھر بھی اسے مہرین کے یوں پیچھے ہٹنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، جس پر لب دبا کر رہ گیا تھا۔ تیز رفتار سے چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اہل کو دیکھنے لگی اور ساتھ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ اہل چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ ایسے تو بالکل بھی کام نہیں چلے گا مسز آہل شرازی۔ اہل اس کے مزید قریب آتا ہوا بولا، اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر دوسرا ہاتھ کی انگلیوں سے مہرین کے گال کو چھوتا ہوا وہ مہرین کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے غور سے دیکھنے لگا، جہاں اس کا چہرہ پسینے سے عرق آلودہ ہوا تھا۔ میری زندگی کا ایسا کوئی لمحہ تمہاری یاد کے بنا نہیں گزرا ہے مہرو، مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے تم ایسے ملو گی، اور میں آج خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھ رہا ہوں۔ ابھی وہ اہل کی بات پر غور کرتی، اہل کے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، وہی مہرین اپنی پوری جان سے لرز گئی اور ضبط کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کر لی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ جبکہ دوسری طرف مدہوشی ایسی تھی کہ سر چڑھ کر بولنے لگی۔ دیوار پر رکھا اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف لے جا کر وہ لائٹ بند کر چکا تھا۔ اہل نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنا سر دیوار سے ٹکا کر
खड़ी इसके ज़ब्त का इम्तहान ले रही थी। आहल ने महरीन का बाजू पकड़कर इसे बेड की तरफ ले जाना चाहा था कि महरीन का कदम जैसे वहीं रुक गए, वही जम गए थे। तब आहल ने इसे अपने बाजू में उठाया। बेड पर लटाते हुए इसके एहसासात अजीब से होने लगे थे। इसे ये बिस्तर किसी जलते हुए अंगारों की मानद लगा था, मगर शायद मुकाबल इस बात को समझने से कासिर था। जब भी वो अपनी शर्ट उतार कर इस पर एक झुका हुआ अपनी और इसकी सांसें एक कर चुका था। चंद सेकंड गुजरने के बाद महरीन अपने चेहरे का जाविया तकिए की जानिब करके अपनी सांस बहाल करने लगी थी। तब इसे आहल के होंठों का लम्स अपने गाल पर महसूस हुआ। एक हाथ की उंगलियां महरीन के बालों में फंसाए वो अपने होंठ महरीन के गालों से मिस करता हुआ अपने दूसरे हाथ से वो महरीन का दुपट्टा उतार कर बेड पर रख गया। समझ नहीं आ रहा मैं क्यों खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पा रहा महरू। महरीन को अपने कान में आहल की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। अंदर तक सहम गई थी। आहल इसके कानों की लो को चूमता हुआ अब महरीन के गर्दन पर झुक गया था। जब्त करने के बावजूद भी महरीन की आंखों से आंसू बह निकले थे। वहीं आहल की मदहोशी का आलम तब टूटा जब रोने की वजह से महरीन का वजूद सिसकने लगा था। आहल इसकी गर्दन से सर उठाकर मध्यम रोशनी में महरीन का आंसू से तर चेहरा देखकर फौरन उठ गया था। क्या हुआ महरू, ऐसे क्यों रो रही हो? आहल उठने के बाद महरीन को खुद ही बेड पर पटाता हुआ पूछने लगा था। आहल के ऐसे पूछने पर महरीन के रोने में मजीद दीवानगी आई थी। वो खामोशी से रोकता हुआ सिसकता देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझे पहले तुमसे इजाज़त लेना चाहिए थी महरीन, पता नहीं क्यों और कैसे मैं खुद को रोक नहीं पाया, तुम्हें तकलीफ़ से दो चार कर दिया। आहल के नरम लहजे में बोलता हुआ महरीन के आंसू साफ करके बेड पर रखे इसका दुपट्टा उठाकर इसके कंधों पर डालने लगा था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं और ये आंसू वैसे ही निकल आए थे। महरीन ने वापस दुपट्टा उतार कर बेड पर रखकर अपने लहजे को मजबूत बनाती हुई बोली थी। आहल खामोशी से इसका चेहरा देखने लगा। तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूँ। वो महरीन को कंधों से थामकर बेड पर लेटाने के बाद अपनी शर्ट उठाकर कमरे से बाहर निकल गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद महरीन जब नॉर्मल हुई तो बेहयाली में आहल का इंतजार करने लगी थी। जब आहल कमरे में ना आया तो महरीन कमरे से बाहर आई थी। पूरे मेंशन में रात के वक्त भी दिन का सा समा लग रहा था। आहल की तलाश में नजरें दुराती हुई वो आहल के कमरे के साथ वाले कमरे के आधे खुले दरवाजे के पास आ खड़ी थी, जहाँ किंग स्टाइल चेयर के पुष्ट पर सर ठकाए हुए था। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो स्मोकिंग कर रहा है। अपने लब तर करती हुई वो इसके कमरे में दाखिल हुई थी। इसका शक यकीन में बदला था। वो सच में बैठा हुआ स्मोकिंग करने में मशगूल था। आहल, महरीन की हल्की सी आवाज़ पर वो करंट लगा कर पलटा, जबकि इसके बाएं हाथ की उंगली के दरमियान में मौजूद सिगरेट से लगी हुई थी। तुम यहाँ, तुम सोई नहीं अभी तक? महरीन की आंखों का ताक़ुब करता हुआ वो सिगरेट को एशट्रे में रगड़ कर बुझा गया था। आप नहीं आएंगे? इसके पूछने पर आहल ने मुस्कुरा कर इसे देखा। अगर मैं वहाँ रहा तो खुद पर ज़ब्त नहीं कर पाऊंगा। इसने साफ गोई से काम लिया, जिस पर महरीन ने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाए अब छुपाने की कोशिश की थी। मुझे डर लग रहा है वहाँ। महरीन ने नम आंखों से इसे देखा था। मेरी मौजूदगी से तुम ज़्यादा डरोगी। ऐसा तो नहीं है, वो फ़ौरन से पहले बोली। फिर मेरे करीब आने पर रो क्यों रही थी? वो इसके करीब आकर रुका। पता नहीं, इसने मासूमियत से कहा था, जबकि आंखों में आई नमी इसने आंसू की शक्ल अख्तियार की थी। जब शौहर बीवी के करीब आता है तो बीवी को रोना नहीं चाहिए। महरीन के कंधे पर बाजू फैलाता हुआ मुस्कुराया था। अच्छा। महरीन जो इसके हिसार में घबरा रही थी, आहल की बात पर चेहरा ऊपर किए इसे देखने लगी। हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाया गया है। अगर हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो क्या ये अच्छा होगा? हमें चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, एक दूसरे से मोहब्बत करें। महरीन इसे नासमझी से देखती रही, जबकि आहल इसे खुद से लगाए कमरे की जाना बढ़ा। आयरा की मम्मा के साथ भी ऐसे ही मोहब्बत से पेश आते थे। महरीन का सवाल पर वो फीका सा मुस्कुराया। मेरा और मायरा का रिश्ता एक नाम नहायत रिश्ता था जो सिर्फ आयरा की वजह से बना था। हमारा दरमियान कभी कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता बना ही नहीं। और वो और मैं अलग कमरे में रहते थे। आहल ने कमरे को लॉक करते हुए कहा, जिस पर महरीन ने आंखें छोटी किए इसे देखा। फिर आयरा कहाँ से आई आप दोनों की ज़िंदगी में? महरीन के सवाल पर वो मुस्कुराया था। आयरा मायरा इसके साबका शौहर की बेटी है। इसने आयरा को अपना नाम देने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने आयरा को अपना नाम दिया ताकि दुनिया में इसकी अपनी शनाख्त हो। आहल ने से कहा था, जबकि वो महरीन से भी मायरा का पर्दा रख गया था। ओ मतलब आयरा आपकी? वो कहती हुई रुकी थी। महरीन को आयरा से मजीद हमदर्दी हुई थी। आयरा अब हमारी बेटी है महरीन, इससे ज़्यादा इसकी कोई शनाख्त नहीं होगी दुनिया की नज़रों में। इसे खुद से लगाता हुआ मुस्कुराया था। देखिएगा, मैं आयरा को कभी भी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। आयरा को उठाए वो इसे लिए बेड पर आई थी। आज से और अभी आयरा यहाँ हमारे दरमियान में सोएगी। इसे लिटाती मुस्कुराई थी। और मैं कहाँ सोऊंगा? आहल ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ इस साइड पर, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। जिस पर आहल इसके पास आया था इसे पीछे से अपने हसार में मुकीद कर गया था। और अगर कभी मेरा सोने का दिल नहीं किया तो हम कहाँ रात जागेंगे? इसके शाने पर थोड़ी ठिकाए इसने जो मायनी लहजे में पूछा। फिर भी हम यहाँ पर ही सारी रात जागेंगे इस सोफे पर बैठकर, इसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि आहल के इतने करीब आने पर इसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी।
اور جب میرا تم سے محبت کرنے کا دل کرے گا تب کیا کریں گے؟ اس کے لبوں کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کرتی ہوئی مہرین نے لب بھینچتے اور بڑی ہی مہارت سے اس کے احسار سے آزاد ہوئی تھی۔ اس کا مجھے نہیں پتا، پر ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے تو آپ کو وہاں سے لائی ہوں تاکہ اچھے سے سو سکوں۔ کل ساری رات سوئی نہیں تھی۔ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی وہ روانگی سے بولی، کیوں نہیں سوئی؟ مسکراتے ہوئے آہل نے مہرین کی بتائی گئی جگہ سنبھالی تھی۔ یہ سوچ کر پتہ نہیں میری شادی کس شادی شدہ بوڑھے آدمی سے ہو رہی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سے شادی ہو رہی ہے تو میں 4 سے 5 گھنٹے ضرور سوتی۔ آئرہ کے گرد اپنا حصار بناتی وہ لیٹی تھی۔ صرف 4 سے 5 گھنٹے سوتی وہ بھی اس کے ساتھ لیٹا تھا اور آئرہ سمیت اسے بھی اپنے حصار میں لے گیا تھا، کیونکہ ہماری پہلی ملاقات اتنی بے چینی نہیں تھی کہ میں خوشی کے مارے سکون سے سو جاتی۔ تھوڑا سا صحیح، پر مجھے آپ سے ڈر تو لگا ہی تھا نا، اس نے مسکرا کر کہا تھا جس آہل نے نفی میں گردن جھٹکی تھی۔ اس اندازہ بھی نہیں تھا جس نکاح کو کرنے سے پہلے وہ اتنا سوچ رہا تھا، وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ چند ماہ بعد اسلام چچی فارس کے اچانک آنے پر جہاں اسحاق صاحب دنگ رہ گئے تھے، وہیں ندارت بیگم پر تو مانو بجلی ہی آن گری تھی۔ اسے دیکھ کر وہ یوں اچھلتی تھی جیسے بجلی کے کھمبے پر ہاتھ لگ گیا ہو۔ تو تم؟ انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ جی میں؟ وہ کیا ہے؟ زیادہ ٹائم میں اپنے گھر سے، اپنے بابا کے بنائے کاروبار سے دور نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو آنا ہی تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس نے مزے سے کہتے ہوئے کہا۔ بابا کا کاروبار؟ اسحاق صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ جی چاچو، میرے بابا کا کاروبار؟ اس کے لیے ہی تو میں آسٹریلیا گیا تھا، وہاں کے بابا کے دوست اور فیکٹری کے پارٹنر ضیاء انکل کے پاس، اس نے لفظوں پر کافی زور دیتے ہوئے کہا، جس پر فضا اور ادا نے اپنے اماں بابا کو دیکھا جو فارس کی باتوں پر ایسے پریشان ہو رہے تھے جیسے وہ ان سے ان کی جان چھیننے کی بات کر رہا ہو۔ وہ بھائی صاحب نے سارا کاروبار میرے نام کر دیا تھا، پھر تمہارا کیسے؟ اسحاق صاحب نے زبان تار کرتے ہوئے پوچھا۔ ویسے ہی جیسے ہونا چاہیے۔ یہ رہے بابا کی وصیت کے کاغذات، پڑھ لیں آپ، اور اتنے میں چچی اپنا سامان باندھ دیں، اس نے قدرے آہستگی سے کہا، جبکہ اسحاق صاحب اپنی چال میں ہار گئے تھے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے بے بسی سے پوچھا۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے، اس نے کہا اور کاغذات اپنے کمرے کی سمت لے کر بڑھ گیا۔ یہ گھر وہ مہرین کے نام کر چکا تھا، جبکہ سارے کاروبار میں بھی اس نے 25% حصہ اس مہرین کے نام کیا تھا، اور اب ان لوگوں کو جانا دیکھ سیڑھیوں میں آن کھڑا ہوا تھا۔ فضا نے آپ کو اپنی منزل پر چھوڑ دے گا؟ کون سی منزل؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بابا کی نام نہایت بائی ہیں، آپ کو سڑک پر تو دیکھ کر ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ کے لیے اچھے گھر کا انتظام کر دیا ہے، باقی کا آپ خود کریں گے، اس نے کہا اور فضا کو ان کے ہمراہ ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ جو بھی تھا، اسحاق صاحب نے ان کا کاروبار کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا، ہاں، مگر ان کی نیت میں یہ سب ہضم کرنا تھا جو فارس نے بڑی مہارت سے ناکام کر دیا تھا۔ ادھر ماما کے پاس آؤ آئرہ۔ مہرین آئرہ اور آہل کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ مہرین نے آئرہ کو کبھی بھی کسی اور کی اولاد کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، وہ اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ نہیں آئرہ، بابا کے پاس آنا ہے آپ کو۔ مہرین اور آہل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا آئرہ کے مشکل ترین امر تھا۔ چند ہی مہینوں میں آئرہ مہرین سے اٹیچڈ ہو گئی تھی، اب ان دونوں میں کسی ایک کے پاس جانے سے مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے بیچ کی راہ اختیار کرتے ہوئے خالدہ بیگم کا انتخاب کیا، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ ہنستے تھے۔ آئرہ ماما کے پاس آنا تھا نا بچے؟ آئرہ کو گود میں اٹھاتی ہوئی مہرین نے خفگی سے کہا تھا، جس پر آہل نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا، جہاں آئرہ اپنی زبان میں اسے وضاحت دے رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے آہل کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے ہو، مہرین ایک بہت اچھی جیون ساتھی ثابت ہوگی۔ دادو کے ہاتھ کے پشت پر لب رکھتا وہ مسکرایا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دادو، مہرین بہت اچھی ماں اور بھی اچھی بیوی ہے، جس کے آنے سے ہم دونوں کی زندگی سے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ مہرین کو آئرہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر آہل نے مسکرا کر کہا، مہرین تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کرتا وہ نہایت تحمل سے کام لیتا گویا ہوا۔ کچھ دنوں سے مہرین کا انداز اور طبیعت بدلے بدلے سے تھے، اب وہ ویڈیو کال پر ہونے کے باوجود بھی اس کے ہر انداز پر گہری نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نہیں تو نگاہوں کا زاویہ بدلتی وہ فقط اتنا ہی بولتی تھی، میں کل پرسوں تک آ جاؤں گا، اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم آہل کو دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا، بار بار پلکیں جھپکاتی وہ اسے روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو یار تم؟ 2-3 دن کی تو بات ہے۔ مہرین کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ پتہ کیسے چلے گا کیا ہوا؟ اس کے کچھ نہ کہنے پر وہ پریشانی سے بولا تھا، مگر اسے جواب میں خاموش دیکھ کر لب دبا گیا۔ تم کچھ بولو گی یا نہیں؟ پل پل بڑھتے غصے سے لال پیلا ہوتا وہ ضبط سے بولا تھا۔ پلکیں اٹھاتی وہ سرخ نم شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مہرین کی شکوہ کرتی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کی طبیعت کا سوچتا، خود کو پرسکون کرنے کی حالت لمبا سانس کھینچ کر خارج کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا میری جان، ناراض ہے؟ ہاں، محبت سے اسے دیکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، جس پر جلدی سے بولی، کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں آہل؟ لاکھ ضبط کے باوجود وہ آہل کے سامنے رونے لگی تھی اور وہیں سے روتے دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ یار سوری، میں نہیں آنا چاہتا تھا یہاں، مگر کام بھی تو کرنا ہے، نرمی سے اسے سمجھاتا وہ اسے دیکھنے لگا تھا جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ صرف کام ہی ضروری ہے آپ کو؟ خفگی سے
महरीन ने इसे देखा था। अब ऐसा भी नहीं, महरीन की बात पर वो बेसाता मुस्कुराया था। ऐसा ही है, सुरह नाकों से करती वो गोया हुई, जबकि मुकाबल ने मुस्कुराहट छुपाने की गर्ज से लब दबाए थे। हम तो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करते हैं। ज़ोमानी नज़रों से इसे देखता वो गहरा मुस्कुराया था और वही आहल की बोलती नज़रें देखकर इसे एहसास हुआ था वो दुपट्टे से बेनियाज़ी बिखरी सी हालत में इसके सामने थी। शर्म से सुरह होती हुई जल्दी से सीधी हुई थी और दुपट्टे के लिए मुतलाशी नज़रें दौड़ाई थी। क्या ढूंढ रही हो? महरीन की हालत से हज़ा उठाता वो मुस्कुराया था। पहले की परेशानी गुस्से इसकी मासूमी सी अदा पर जाग की तरह बैठा था। दुपट्टा, बेदहानी में कहती हुए सामने काउच पर पड़े दुपट्टे को देखती और दुपट्टा उठा लाई थी। रहने दो, इस दुपट्टे लेते देखकर वो टोक गया था। फिर मुझे इस तरह नहीं देखे। आहल के रुकने पर वो एक नज़र आयरा को देखते लब खींचने लगी। नज़र झुकाकर बैठी वो आहल की बोलती नज़रों से जज्बत का शिकार थी और वो वही कही गहरी बेबक निगाहें इसके खूबसूरत चेहरे पर जमाए 3 दिन से बेचैन दिल को सुकून बख्श रहा था। तुम तो बहुत खूबसूरत होती जा रही हो महरो, इसे शर्म से गुलाबी होते देखकर शरारत शरीर लहजे में बोला था। नया नया एहसास था रामीन को देखता महरीन को देखता मुसलसल इंतज़ार में था। अभी वो इसे बताएगी, मगर वो भी अपने नाम की एक ही थी, बोले से भी नहीं। इसने अपनी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया था। आपने खाना खा लिया? एकदम अचानक से पूछती वो आहल को हैरान कर गई। शुक्र है तुम्हें ख्याल मेरा ख्याल भी आया। नहीं खाया अभी तो? नहीं खाया। मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता वो शिकवा कर गया। हाँ मुझे भी भूख लग रही है। होंठ पिलाती वो आहल को देखती बोली थी, अभी तक खाना नहीं खाया? खाया था, फिर से भूख लग रही है। आहल को परेशान होते देखकर जल्दी से बोली, यार थोड़ा कम खाओ, मोटी हो जाओगी। शरारत से कहता वो वेटर को खाना लाने का कह गया। मैं कम ही खाती हूँ, ये तो ये खाता है। कौन? आहल को देखती वो अजलत में कहती। आहल के सवाल पर होंठों को गोल कर गई। आयरा खाती है। भूख तो तुम्हें लगती है। बात बदलती वो अभी बोल ही रही थी कि बीच में बोला, मेरे साथ पहले आयरा ने मैंने नहीं खाया। बहाना तलाशी वो जल्दी से बोली थी और वही आहल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। अच्छा मैं फिर बात करती हूँ। आहल को सवाल पर सवाल करते देखकर फ़ोन बंद करने लगी थी जब वो रुक गया। खबरदार महरू, देखने दो मुझे। इसे रोकता वो एकदम तेज़ आवाज़ में बोला था कि तभी होटल में मौजूद सब लोगों ने हैरानगी से इसे देखा था। अगर देखना ही तो घर आ जाए, अब मैं फ़ोन पर बात नहीं करूँगी। खफगी से कहते वो बगैर किसी की सुने फ़ोन बंद कर गई थी। यार तुम बहुत चिड़चिड़ी हो रही, तुम तो अभी से आगे क्या होगा? वॉलपेपर पर नज़र आती महरीन की मुस्कुराती तस्वीर को देखता और दिल में सोचता मुस्कुराया था और वहीं आने वाला वक्त का सोचकर परेशान भी हुआ था। महरीन के हाव भाव से वो इतना तो समझ गया था वो इसे बहुत टफ टाइम देने वाली है। अपनी धुन में मगन वो किचन में अपने और आयरा के लिए खाना बनाने में मसरूफ़ थी। इन 5 दिनों में इसने आयरा की नानी से खाना बनाना सीखा था। जब वो किसी काम से बाहर जाती थी वो अपना और आयरा के लिए खुद खाना बनाती थी। इससे फ़ायदा के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अभी भी फ़ायज़ा इन दोनों के लिए चाइनीज़ बना कर गई थी, जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तभी वो अपना और आयरा के लिए खाना बनाने आई थी। शराजी मेंशन में एंटर होता वो आहिस्तगी से चलता टीवी लॉन्च में खेलती आयरा को देखकर मुस्कुराया था कि वो तभी किचन से आती आवाज़ें सुनकर बेसाता कदम किचन की सिमत बढ़ गया। फ़ायज़ा को वो अपने आने की इत्तला दे चुका था और इसे सख्ती से मना किया था कि वो महरीन को ना बताए, इसलिए वो 1 घंटा पहले ही काम करके वहाँ से चली गई थी। वो जानता था अब घर में आयरा के साथ अकेली है। तभी दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो दबे पाँव चलता किचन में एंटर हुआ था। उफ, सादा से कैपर पर वो हाफ स्लीव्स शॉर्ट शर्ट पहने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए थी, जिससे निकलती आवारा लिटे गर्दन पर की हुई थी। गहरी इस्तकाक बड़ी नज़रों से इसे देखता और दिल पर हाथ रख गया था। इसे देखकर हमेशा की तरह आज भी इसके दिल की रफ्तार तेज़ हुई थी। दिल कानों में बजता महसूस हुआ था। 5 दिन बाद इसे देखकर बेकरार दिल मजीद बेकरार हुआ था। इसे छूने, इसे महसूस करने की खातिर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसे पीछे से अपने हसार में कहता वो मेरीन के कान के करीब सरगोशी नुमा बोला था और वही वो जो अचानक से किसी के हसार बांधे पर डर सी सटपटाई। आहल की आवाज़ सुनकर हैरान हुई। आहल खुशी और हैरत के मिले जुले तासर से कहती मुड़ी थी। जब मुस्कुराती नज़रों से इसे देखता इसकी पेशानी पे लब रख गया। आपका भाई? इसे सामने देखकर महरीन की आंखों में नमी आई थी। किचन में क्या कर रही हो तुम? इसके सवाल पर सवाल करता हुआ इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता सुरख हमार भरी निगाह से इसे देखता गोया हुआ। महरीन की गुर्बत में पल भर में इसकी आंखों में हमार की सुर्खी उतरी थी। खाना बना रही थी। आहल की सुरह आंखों में देखती वो घबराई थी। मुकाबल की सुरह आंखों का पैगाम समझ कर ही वो जी जान से लरजी थी। क्यों? पसीने से चिपकी लेटें गर्दन से हटाता वो नरमी से गोया हुआ खाने के लिए। आहल की सरसराती उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस होती बमुश्किल बोली थी, तुम्हारे लिए ये सब ठीक नहीं है मेरी जान। शेल्फ पर बिखरा सामान बेसन प्याज मसाला जो देकर आहल ने इसे टोका था, इसकी तैयारी से साफ ज़ाहिर था पकौड़े बनाने लगी थी। मेरा दिल कर रहा है। आहल की बात पर मैं मुसोर गई। अब बताओ क्या छुपा रही हो? मैं 1 हफ्ते का काम 5 दिन में करके वापस आया हूँ। महरीन मुझे बताओ जो मैं सुनना चाहता हूँ और तुम बताना नहीं चाहती, जबकि तुम्हें जैसे ही पता चला था तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, कि मम्मा या फिर किसी और को के मम्मा या फिर किसी और को। 2 दिन से महरीन से बात करने की कोशिश में था, मगर ना तो इसका फ़ोन उठा रही थी ना खुद कर रही थी। अब इसकी ज़ब्त ख़त्म हुई थी। वो सर्दी से इसकी कमर पर
गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर करता गोया हुआ और वही आहल की बात का मतलब समझती वो इसके गुस्से से सुरह हुई, आंखों में देखती हैरान हुई। पल भर में मोहब्बत हमार सा खत्म हुआ था। मैं बताने वाली थी। आहल का हाथ अपनी कमर से दूर करने की कोशिश करती वो मिनमिनाई थी। इसके साथ गिरफ्तारी से अपनी कमर में दर्द होता महसूस हुआ। जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाता तब बताती तुम मुझे। महरीन की आंखों में नमी देकर वो गिरफ्त ढीली करता इसकी कमर से हिलाने लगा था, जिस पर वह इसे देखने लगी थी। मैं गुस्सा थी। आप बिना बताए चले गए थे। अगर आप ना आ जाते तो हम साथ चलते डॉक्टर के पास। आहल को दूर करते हुए गुस्से से बोली थी। अगर काम ज़रूरी ना होता तो कभी नहीं जाता और मैं ये खुशखबरी सबसे पहले सुनता। महरीन के हाथों को अपने हाथों में लेता मुस्कुराया था। आई लव यू मेरीन, थैंक यू मेरी जान, मुझे ये खुशी देने के लिए, मोहब्बत से कहता हुआ इसकी पेशानी पर लब रखता मुस्कुराया था। तभी आहल की आवाज़ सुनती आयरा वहाँ आई थी। यस पापा की प्रिंसेस। आयरा को देखता मुस्कुराया हुआ इसे गले से लगाया, इसे गोद में उठा गया। पापा आधे मम्मा, ये मम पापा। आहल के कंधे पर सर रखती खुशी से झूम उठी थी और इसे खुश देखकर महरीन भी मुस्कुराई थी। चलो बाहर मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। महरीन का हाथ पकड़ कर बाहर आया था, मगर मुझे तो कह दिया ना बस। इसे अपने साथ में लिए वो दोनों ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराए थे। ये कहानी कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट में लाज़मी कीजिएगा। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।